नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंडियन वैदिक फ़िलॉसफ़ी क्या होता है और इसके कौन-कौन से प्रकार हैं, और ये चैप्टर वाइज़ या मैं पार्ट वाइज़ ये चीज़ मैं शुरू करूंगा, जिसमें बहुत सारे थियरीज़ आएंगे और जो दर्शन के सूत्र होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, वो मैं कवर करूंगा। सारे तो कवर नहीं हो सकता क्योंकि दर्शन के बहुत सारे सूत्र हैं। सबसे ज़्यादा सूत्र और जटिल तो मीमांसा दर्शन के अंदर है। तो इंडियन वैदिक फ़िलॉसफ़ी ये एक्चुअली में क्या है, इसे सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम जब भी ये सोचते हैं कि फ़िलॉसफ़ी जो वर्ड होता है, ये एक्चुअली में क्या है। कभी कभी बहुत सारे व्यक्ति के नाम के आगे दार्शनिक ऐसे करके लोग एक टैग लगा देते हैं कि अच्छा हाँ, ये पर्टिकुलर पर्सन है जो फ़िलोसोफर है, दार्शनिक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि रजनीश ओशो, वो उन्हें लोग सबसे बड़ा दार्शनिक इस सदी का मानते हैं। और आज के टाइम पे भी बहुत सारे दार्शनिक व्यक्ति हमारे भारत में हैं। उसमें से एक का अगर मैं नाम लूँ तो वो हमारे सद्गुरु हैं। तो सद्गुरु को भी दार्शनिक कहा जाता है क्योंकि वो भी फ़िलॉसफ़ी से भरे अपने वक्तव्य को हमेशा प्रस्तुत करते रहते हैं। तो इंडियन वैदिक फ़िलॉसफ़ी क्या है, और इसी फ़िलॉसफ़ी से हमेशा हमारे भारतवर्ष का इतिहास रहा हो, चाहे पश्चिमी देशों का इतिहास रहा हो, इंडियन वैदिक फ़िलॉसफ़ी से कई लोगों ने प्रेरणा ली है। तो इसी के साथ में ये सेक्शन वाइज़ या चैप्टर वाइज़ में ये चीज़ शुरू करूँगा। इसमें कौन-कौन से पार्ट होते हैं, कौन से 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र होते हैं, उसे भी मैं बताऊँगा। तो इंडियन वैदिक फ़िलॉसफ़ी, सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, और ये डेफ़िनेशन मैं आपको किसी बुक से इस बार नहीं देने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका दर्शन शास्त्र का एक ही सूत्र होता है, वो मैं आपको बताऊँगा, और उसके आगे मैं बताऊँगा कि वैदिक फ़िलॉसफ़ी को अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो एक सूत्र आता है दर्शन शास्त्रों के अंदर, भारतीय दर्शन शास्त्र के अंदर, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जिस चीज़ को दृश्य से देखा जाए, अनुभव किया जाए, समझा जाए, जब मैं देखने, अनुभव करने और समझने की बात कर रहा हूँ, तो वो मैं पर्टिकुलर एक ऐसे लिमिटेशंस वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में आप विवेचना कर सकते हो। आप उसके बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी यूनिवर्स में जो छोटी सी छोटी सत्ताएं रहती हैं, फंडामेंटल फोर्सेस रहते हैं, आप वहाँ तक जाके कभी भी आप अपनी रियल लाइफ में कोई चर्चा नहीं करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं ऑफिस से आया, घर में बैठा, घर से बाहर कहीं घूमने गया, घूम के मैं घर आया, तो क्या मैं इसमें ये थोड़ी कहूँगा कि पर्टिकुलर फोर्स ने मेरे को ट्रिगर किया, उस फोर्स से मैं अपना पैर आगे रखा, फिर मैं उस फोर्स ने मेरे को पीछे रखा। हम ऐसे बात नहीं करते हैं। हमारा रियल लाइफ में कन्वर्सेशन बहुत ही ईजी रहता है। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये जो बात है, ये न्याय शास्त्र के अंदर भी बताया गया है कि आप किसी चीज़ को, किसी सेक्शन को, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की विवेचना करते हुए आप उस चीज़ को समझते हो, सुनते हो। दृश्यते अनेन, इसका मतलब यही हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने कोई परिस्थिति है, कोई इमेज है या कोई भी स्थिति है, उसको मैं उसकी मैं विवेचना कर सकता हूँ, उसके बारे में बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और अंत में मैं उसके साथ में निर्णय लूँगा कि अच्छा ये चीज़ था तो इसका निर्णय अब ये लेना है। जो चीज़ें दिखे और सत्य हो, तो उसे ही कहा जाता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम। तो इंडियन वैदिक फिलॉसफी इसी बात का सपोर्ट करता है कि सत्य तभी स्वीकारना चाहिए जब वो सिद्ध होने के लायक हो। जब वो चीज़ सिद्ध हो ही नहीं पा रहा है तो वह तब तक असत्य का ही स्वरूप में रहेगा। वैसे तो सत्य का स्वरूप हमेशा से रहता है, और सत्य का सबसे बड़ा जो स्वरूप है वो है परमात्मा, या मैं वैदिक इन्फिनिटी की बात करूं, ब्रह्मांड के दायरे की बात करूं, तो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जीवन भर कभी देख नहीं सकते, जीवन भर आप कभी देख नहीं सकते। तो इसका ये मीनिंग बिल्कुल नहीं हुआ कि इंडियन वैदिक फिलॉसफी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इंडियन वैदिक फिलॉसफी उस चीज़ को भी सपोर्ट करता है जो नहीं दिखता है बट है, और जो चीज़ दिखता है
उसे भी हमें बिलीव करना है। सबसे पहले हम उसे ही प्रायोरिटी पर रखते हैं, तो यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन भी है। बड़े ही टेक्निकली और सिस्टमैटिकली इंडियन वैदिक फिलॉसफी को लिखा गया है। फॉर एग्जांपल कि मैंने रोड पे जा रहा हूँ, मैंने कोई पेड़ देखा, मैंने कोई पंछी को उड़ते हुए देखा, तो मैं बिलीव करूँगा कि हाँ ये है। अगर फिर मुझे कोई आदमी आके एक दिन बता रहा है कि अरे तूने जहाँ पे पंछी उड़ते हुए देखा था, तूने जहाँ पे चिड़िया को दाना खिलाया था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डायनासोर आ गया था, तो ये बात मैं अपने हिसाब से प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि ऐसा वाकई पॉसिबल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो इसी के बीच में वैदिक फिलॉसफी घूमता है। फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र जो हम कहते हैं कि सत्य की खोज के लिए होता है। किसी चीज़ को कैसे स्वीकारना है, सत्य को स्वीकारना कैसे है, असत्य का परित्याग कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं दर्शन शास्त्रों के अंदर। तो बहुत सारे फिज़िक्स के नियम भी हैं। फिज़िक्स जो हम सब्जेक्ट हमने पढ़ा था, उसमें से जो फिज़िक्स का जो सबसे बड़ा जो धुरंधर सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्रों के अंदर, उसका नाम है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन में हम जब बात करते हैं तो उसमें मटेरियल क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, उसके विभिन्न विभिन्न प्रकार कौन से हैं, ये सब हमें जानने में समझने में आता है। तो वैदिक फिलॉसफी की जो शुरुआत है वो न्याय दर्शन से शुरू होती है। न्याय दर्शन जिसे महर्षि गौतम ने तो लिखा था, लेकिन उसका ट्रांसलेशन हजारों साल पहले उसका ट्रांसलेशन किया गया था ताकि लोगों को, आम जनता को ठीक से समझ में आए। वात्स्यायन मुनि जी ने किया था। तो इंडियन वैदिक फिलॉसफी में जो मैंने बताया कि न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन अपने आप में एक ऐसा दर्शन शास्त्र है जिसमें मन में हम क्या क्या सोचते हैं उसका सिर्फ 16 स्टेज होता है। हमारा भी एक दायरा है सोचने का। जरूरी नहीं है कि हम बैठे बैठे मल्टीवर्स तक पहुंच जाएंगे, नहीं। फॉर एग्जांपल कि हमें किसी भी चीज़ का सलूशन निकालना होता है, हमें नहीं पता कि सामने वाला रास्ता कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये रास्ता कहाँ तक मुड़ेगा, उस रास्ते पे क्या होगा। तो जो हमारी सोच की जो प्रणाली होती है, जो चैन होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो 16 स्टेज में डिवाइड होता है। ये है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन भी यही कहता है कि सत्य की ओर बढ़ो, सत्य को जानो, और उसी सत्य को जानने से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। सत्य तक पहुंचना ही इंसान का एक परम लक्ष्य जीवन में होना चाहिए। तो और यहाँ पे ये नहीं है कि आप न्याय दर्शन के सूत्रों को पढ़कर आपने एक दिन अचानक से ये बोल दिया कि मैं किसी परमात्मा को नहीं मानता, क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो उसके लिए भी नियम है कि आपको फिजिक्स के नियमों पर चलते हुए, दर्शन शास्त्र के नियमों पर चलते हुए ही आपको लाइफ में ये अनुभव करना होता है कि हम किसी चेतना के अंडर में या किसी विशाल चेतना के रडार में रह के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और वो चेतना कोई और नहीं, मैं परमात्मा की बात कर रहा हूँ। तो परमात्मा के बारे में भी बताया गया है महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के अंदर, ब्रह्म सूत्र के अंदर भी बताया गया है, वो मैं आगे कवर करूँगा। न्याय दर्शन की शुरुआत जब होती है तो वो ये बताने की कोशिश करता है कि प्रमाण क्या होता है, प्रूफ क्या होता है। तो प्रमाण की हम जब बात करते हैं तो प्रमाण एक ऐसा ऑब्जेक्ट, प्रमाण को एक ऑब्जेक्ट कहा गया है, ठीक है। तो प्रमाण एक ऐसी चीज़ है कि जिसके आधार पर ही हमें ये लगता है कि हाँ, हमें अब डिसीजन लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रमाण नहीं रहता, फिर भी हम कुछ और अपना तरीका अपनाते हैं, छल कपट करते हैं, सब जगह झूठ फैलाते हैं, ऐसा भी समाज में देखा गया है। तो प्रमाण के आधार पर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उस प्रमाणों का भी सीक्वेंस बताया गया है, प्रमाणों के टाइप्स बताए गए हैं। तो वैदिक फिलॉसफी की शुरुआत, इंडियन वैदिक फिलॉसफी की शुरुआत ही न्याय दर्शन के प्रमाण से शुरू होता है। अब मैं ये प्रमाण को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसकी शुरुआत से न्याय दर्शन को लिखा गया है। अब आपको समझ में आएगा कि फिर न्याय दर्शन कहाँ से आया। इतनी बड़ी जो बुक लिखी गई है, उसको लिखने से पहले ही अगर महर्षि गौतम ने
मेरे ख्याल से उस पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत सोचा होगा कि ये ऑब्जेक्ट क्या है ब्रह्मांड का। उस ब्रह्मांड को उसके ऑब्जेक्ट को समझ कर ही उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया कि न्याय दर्शन ऐसे ऐसे सिद्ध हो सकता है और ऐसे ऐसे हम किसी भी डिसीजन पर पहुंच सकते हैं और सत्य की खोज कर सकते हैं, सत्य की राह पर चल सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान सिस्टमैटिकली टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो मैंने बताया कि न्याय दर्शन में जो 16 स्टेज होते हैं वो न्याय दर्शन में पहले ही शुरू हो जाता है। ये है न्याय दर्शन जिनका भाष्य है, ये है आचार्य उदयवीर जी शास्त्री। ठीक है, आचार्य उदयवीर शास्त्री, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त दर्शन शास्त्र लिखी हुई है। इनकी लेखनी और इनका जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन वगैरह है बुक के अंदर वो बहुत ही मास्टर लेवल का है। मास्टर, अगर मैं मास्टर नहीं बोलूँ तो मैं एक्सपर्ट लेवल ही बोल सकता हूँ। इतना जटिल और इतना कठिन है कि अगर आप दर्शन शास्त्र का 10 पेज अगर आप पढ़ते हो तो आप सीधा तकिया लेके सो जाओगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको समझेगा ही नहीं, फिर आप दोबारा उस चीज़ को पढ़ोगे समझोगे। तो दर्शन शास्त्र सबसे कठिन विषय माना जाता है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर। वेद की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। वेद को यहाँ तो आप किसी चीज़ को समझ भी पाओगे, लेकिन वेद समझने जाओगे तो वहाँ तो बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ी गहराई है। मैं कुआं और गहराई से भी अगर आगे जाऊँ तो बहुत बड़ा समंदर है। अगर ये दर्शन शास्त्र, अगर ये जलाशय है, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, लेक हैं, तो जो हमारा चारों वेद है वो समंदर है। उसमें तो आप जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही गहराई में आप चले जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बाहर कब निकलूँगा। तो मैं दर्शन शास्त्र का जो पहला जो सूत्र है प्रथमोध्याय का भी पहला चैप्टर, जिसको प्रथम आणिक कहते हैं दर्शन के सूत्रों में, तो इसमें जो बताया गया है कि जो पहला सूत्र है वो ये है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत नवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जातीय निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानाना निःश्रेयसा धीगमः। वैसे तो ये संस्कृत में है, तो इतने बड़े लाइन के अंदर उस 16 ऑब्जेक्ट को डाला गया है, जिस 16 ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करके हम किसी समस्या का समाधान निकालते हैं। हमारे लाइफ में समस्या कहीं भी आ सकती है, वैसे तो पूरी ज़िंदगी समस्या से भरी हुई है, तो फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ, किसी चीज़ का अगर समाधान टेक्निकली करना है तो उसके लिए ये 16 स्टेज हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये 16 स्टेज इसमें हैं और हमें पूरा एक एक स्टेज फाइंड आउट करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी इंसान की चेतना या आत्मा बहुत उन्नत रहती है, वो इतनी उन्नत रहती है कि वो अपने आप समझ जाता है कि मुझे सोचना क्या है और ज़िंदगी में निर्णय क्या लेना है। मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल लूँ तो नरेंद्र मोदी जी, हर्षद मेहता, ये ऐसे महान लोग थे जिनको अपने आप ही मतलब अंदर ही अंदर उनको मालूम चल जाता था कि अच्छा हाँ, मुझे इसका निर्णय ये लेना है, इसका मुझे नॉलेज ऐसे लेना है। बट स्टिल टेक्निकल जो चीज़ें होती है उसे जीवन में अध्ययन तो करना होता है। हमारे मन में वैसे बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं, लेकिन निर्णय तक पहुंचना प्रमाणों के आधार पर यह टेक्निकलिटी से ही संभव है। इसीलिए वैदिक इंडियन फिलॉसफी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है ही इतना हाईली टेक्निकल, इसलिए वो हमारे बुक्स में आज भी अवेलेबल है, हमारे समझने के लिए, हमारे पढ़ने के लिए। तो मैंने जो बताया कि प्रमाण प्रमेय संशय, जो मैंने ये सूत्र के अंदर जो मैंने आपको बताया, तो ये एक्चुअली में वो 16 ऑब्जेक्ट है। उन 16 ऑब्जेक्ट में से जो पहला ऑब्जेक्ट है वो होता है प्रमाण। ठीक है, जिसे मैं इंग्लिश में प्रूफ कहता हूँ, हम सभी उसे प्रूफ कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण के बारे में बहुत ही अच्छा खासा डिटेल दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, डिटेल। तो मैं प्रमाण को तो मैं बाद में समझाऊंगा। प्रमाण से पहले जो मेरा पहला जो शब्द है वो है प्रमा। ठीक है, उसी प्रमा से प्रमाण बनता है और फिर जो सारे बुक का जो डिसीजन लिया गया कि इस बुक को ऐसे लिखना है, उसमें ये थियरीज डालनी है, उन सब का जो बेस है ना वो है प्रमा। ये प्रमा क्या है मैं समझाता हूँ। इसी पुस्तक के अंदर उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है पेज नंबर 7 पे। तो इसमें लिखा गया है कि वैदिक साहित्य में प्रमा पद का प्रयोग
इयत्ता सीमा नाप आदि अर्थों में हुआ है। इसे आप समझिए, इसमें लिखा है कि इससे प्रत्येक सीमित पदार्थ इस पद के बोध्य अर्थ की सीमा में आ जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सिचुएशन हो, इमेज हो, पर्टिकुलर कोई क्या बोलते हैं स्थिति हो, उन हर एक चीज़ का पता है टाइम स्पेस डेविएशन होता है। मेरे पास फ़ोन है तो वो खुद एक टाइम स्पेस डेविएशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। मैं खुद भी रोड पे चल रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ तो कर्वेचर के साइंस के हिसाब से, टाइम स्पेस डेविएशन के हिसाब से मैं कहीं भी पॉइंट में एग्जिस्ट करता हूँ, तो मैं उसे भी प्रमा कह सकता हूँ। प्रमा मैं प्लैनेट को भी कह सकता हूँ, प्रमा मैं परमाणु को भी कह सकता हूँ। तो प्रमा के अपने कुछ दायरे होते हैं, वो दायरे के बाहर नहीं जाता, लेकिन प्रमा के सीक्वेंसेस हैं। कुछ बड़ा प्रमा होगा, कुछ छोटा प्रमा होगा, ऐसे करके। बिल्डिंग है, बिल्डिंग प्रमा है, बिल्डिंग के नीचे छोटी बिल्डिंग प्रमा है, फिर वहाँ पे नीचे छोटे मोटे घर आ जाते हैं, प्रमा है। उस छोटे घर में जाओगे तो रूम आ जाएगा, प्रमा है। तो यहाँ पे वो बताया गया है कि मैं यहाँ पे कोई ये नहीं बताया गया कि इस ऑब्जेक्ट को प्रमा बोल दो, लेकिन यहाँ पे आगे एग्जाम्पल देते हुए बताया गया है कि इस प्रकार भूमि, अंतरिक्ष तथा सभी दीव स्थित लोक लोकांतर प्रमा है। यहाँ तो सीधा लोक लोकांतर को प्रमा बोल दिया है। कहीं पे हम जिस यूनिवर्स में रहते होंगे, कोई दूसरा यूनिवर्स होता होगा, उसे भी प्रमा कह दिया है। गैलेक्सी है, गैलेक्सी है, बाद में आपका दूसरी गैलेक्सी आती है, तीसरी गैलेक्सी आती है, तो ये भी प्रमा का स्वरूप है। इतने बड़े ऑब्जेक्ट को भी प्रमा बता दिया गया है। यही सब, ये जो साइंस है प्रमा वाला जो मैंने आपको बता रहा हूँ, यहीं से न्याय दर्शन फिलॉसफी की शुरुआत हुई है, और महर्षि गौतम ने बहुत ही गहन अध्ययन करके सारे सूत्रों को इसमें लिखा है। तो इसमें मैंने जो बताया आपको कि जो प्रमा शब्द है वो प्रमा इसीलिए है क्योंकि उसे टाइम स्पेस डेविएशन के अंदर है। तो अगर मैं इसको अपने रियल लाइफ एग्जांपल से मैं जोड़ूं कि अच्छा हाँ, जो आजकल के जो हम कभी भी किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, हमें ये लगता है कि हमें ये पर्टिकुलर कोई प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ मतलब क्या? प्रूफ तो ये तो नहीं होता कि कोई साउंड फ्रिक्वेंसी है तो प्रूफ है। तो हमें उस टाइम पे ये लगता है कि मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई बुक होनी चाहिए, अच्छा यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए, अच्छा फलाना बंदे ने बोला है तो ये सही रहेगा, इस बंदे ने बोला है तो सही रहेगा। ये सब प्रमा के स्वरूप हैं, इसलिए प्रमा का जिक्र किया गया है। अब ये प्रमा शब्द वैदिक साहित्य के अंदर भी है। तो जो दर्शन शास्त्र है वो खुद एक वैदिक साहित्य है। तो ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त क्रमांक 130 और मंत्र क्रमांक 3 क्या कहता है, आइए देखते हैं। इसमें से प्रमा शब्द को डिराइव किया गया है, और वो प्रमा शब्द ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 130 और मंत्र क्रमांक 3 से जो प्रमा को निकाल कर, डिराइव कर और उस पर रिसर्च करके जो ये एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है कि ये पर्टिकुलर टाइम स्पेस डेविएशन का ही कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और तब उसको मैं प्रमा घोषित करूँगा। ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट प्रमा हो जाएंगे, मेरे घर में बहुत सारे प्रमा हो जाएंगे, बाहर प्रमा है। तो ये जो इन्फिनिटी का जो सीक्वेंस है, इन्फिनिटी का सीक्वेंस, बहुत सारे जो प्रमा मैंने आपको बताया, उसी प्रमा को ही अपने रियल लाइफ में डिराइव किया गया और हमें समझाया गया कि हाँ, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, की जो चीज़ें देखने से और सत्य को सिद्ध करने से अगर कोई चीज़ साबित होती है, उसी चीज़ पर ही विश्वास किया जाता है। अंध परंपरा में नहीं जीना चाहिए। न्याय दर्शन का इन शॉर्ट ये मतलब है। तो अब मैं आपको ये जो ऋग्वेद का जो मंडल 10 सूक्त 130 और मंत्र क्रमांक 3 क्या कहता है, कासित प्रमा प्रतिमा कीम निदान माज्यम की मासित परिधि क आसित। इसमें आगे भी कुछ और एक लाइन जोड़ा गया है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा जो मोटो है आज का वो एक शब्द को लेकर है। तो कासित प्रमा प्रतिमा, ठीक है, ये बताया गया है ऋग्वेद के अंदर। तो ऋग्वेद में ये जो प्रमा है, इसमें यही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो सारे जो प्रमा होते हैं उनमें भी कुछ कुछ वाइब्रेशंस पाए जाते हैं। मैंने जो बताया, कासित प्रमा प्रतिमा कीम निदान माजियम की मासित परिधि क आसित,
छंदः किमासीत प्रउंग किमुत्तम ये देवा देवमय जंत विश्वे। तो हम जो परमात्मा का स्वरूप है वो छंदों का है, मतलब उसमें छंद जो है उसमें एग्जिस्ट करते हैं, वाइब्रेशंस एग्जिस्ट करते हैं उसमें। पर्टिकुलर जो प्रमा है वो उसका जो डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है कि वो एक जैसे कि कोई डिस्टेंस टाइम स्पेस डेविएशन का जो मैंने आपको एक बताया कि पर्टिकुलर कोई चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि अंतरिक्ष है, यूनिवर्स है, प्लैनेट है, कोई ऑब्जेक्ट है, मोबाइल फ़ोन है, उन सब का टाइम स्पेस डेविएशन होता है। इसी को बताया गया है कि इन सब में आच्छादित जो इन सब का जो आच्छादित होना जो है वो परमात्मा के अंतर्गत आता है। आच्छादित होना मतलब कि सब जगह, मतलब एक समान स्वरूप में एग्जिस्ट करना, तो उससे परमात्मा का स्वरूप सिद्ध होता है। तो सारे प्रमा का एग्जिस्टेंस कहाँ पे पाया जाता है? परमात्मा के अंदर। इसमें जो भावार्थ लिखा गया है इस मंत्र का, हम वो देखते हैं कि इसमें भावार्थ क्या दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि उक्त ब्रह्म यज्ञ या शरीर यज्ञ की क्या प्रमा रीति है या रूपरेखा थी। वैसे ये जो डेफिनेशन दिया गया है ये बिल्कुल कर्म कांड से जुड़ा हुआ डेफिनेशन है। ये वो साइंस का एक जो एक्सप्लेनेशन है इन्फिनिटी का वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्रमा रूपी जो रूपरेखा होती है उससे भी सिद्ध होता है कि परमात्मा का एग्जिस्टेंस जो है वो एग्जिस्टेंस भी तब साबित होगा जब आप किसी प्रमा को प्रूव कर रहे हो। तो मेरे सामने अगर मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट खो गया है या मेरे सामने कोई परिस्थिति है जिसे मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ और मुझे 1 हफ्ते लग गया इन्वेस्टिगेशन करते करते कि अच्छा ये सिनारियो है, तो आप जिस जिस सत्य को खोजते हो, सत्य को कलेक्ट करते हो, वो इन शॉर्ट डेफिनेशन प्रमा का यही है कि आप परमात्मा के रडार में रह के आप जिस चीज़ को साबित कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि आप परमात्मा के उसी पर्टिकुलर प्रमा से बने हुए यूनिवर्स को एक्सेप्ट कर रहे हो। और इन शॉर्ट कि आप ये आप अनुभव कर रहे हो कि हाँ, प्रमा जो शब्द है उससे ही दुनिया का जो है एग्जिस्टेंस देखा जाता है। तो मैंने आपको पूरे वीडियो में अब तक मैंने समझाने की कोशिश की कि प्रमा क्या है, और प्रमा से ही प्रमाण शब्द निकला है और उसी प्रमाण से आगे का नॉलेज बढ़ते बढ़ते पूरा न्याय दर्शन का एक रूप बन जाता है। तो ये था इंडियन वैदिक फिलॉसफी का मेरा पहला वीडियो। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन वैदिक फिलॉसफी के अंदर प्रमा तो मैंने बता दिया, प्रमा से भी हम आगे जब बढ़ेंगे तो कौन से 6 मटेरियल्स होते हैं, बेसिक मटेरियल्स, जो दर्शन शास्त्र कहता है कि हाँ ये 6 बेसिक मटेरियल्स हैं जिससे हमारे जगत के सभी पदार्थ उसमें मिले हुए हैं। उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा और मैं बताऊँगा कि उससे हम ज़िंदगी में क्या सीखेंगे। प्रमा से हमने क्या सीखा मैंने आपको वो भी बता दिया। तो ये है इंडियन वैदिक फिलॉसफी का लर्निंग। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।